हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी में, ठीक है, बेसिकली हम लोग जैसे जो जैव प्रक्रम है उसका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है हमारा श्वसन। तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब लोग पहले बताइए सब लोग कैसे हैं? ठीक है, सब लोग अच्छे हैं बिल्कुल ही। तो आज हम लोग जो श्वसन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख रखा है? पोषण। ठीक है, तो पोषण वाला जो चैप्टर है आपको उसमें बहुत ही अच्छे से सारा बता दिया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपलोडेड है आपके। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करते चलते हैं। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक पूरा का पूरा आपके उस पूरे के पूरे चैप्टर का आपका एक क्वेश्चन सीरीज भी रहता है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अलग से रहता है। उसमें आप पूरा का पूरा सारा जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दी गई है आपको, ठीक है, क्योंकि वही मेरा सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और वही हमारे क्या आता है, बोर्ड में भी आता है और उसी तरीके से भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करते हैं हम लोग, और साथ में और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं कि जो संभावनाएं बनती हैं आपके बोर्ड में आने की, मैट्रिक बोर्ड में, ठीक है, वो सब हम लोग क्या करते हैं, आपको उसमें क्वेश्चन रहते हैं। आपके सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की कराई जाती है, क्योंकि आपके 50% मार्क्स जो है वो किस पे रहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं श्वसन। ठीक है, श्वसन एक जैव प्रक्रम की क्या थी, प्रक्रिया थी। सबसे पहला प्रक्रिया क्या था हमारा, पोषण था। ठीक है, पोषण में हम लोग क्या देखे थे कि किस तरीके से जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उसके थ्रू जो जीवों में एनर्जी मिलती है वो क्या एक पोषण कहलाता है। ठीक है, तो जो पोषण कहलाता है उसमें हम लोग खाना खा लिए, ठीक है, हमने खाना ले लिया, एनर्जी। अब जो वो पोषण के थ्रू जो हमको जो आपको खाना खाया हो, खाद्य पदार्थ खाया, उसका पाचन हो गया, ठीक है, अब वो हमारे ब्लड में आ गया है। अब उसका क्या, जैसे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन तक तो पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, ठीक है, तो उसके बाद उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमको, तो मेन एनर्जी पे आना था, टॉपिक तो वही है हमारा। तो मेन एनर्जी का टॉपिक क्या है कि हमको अब किस प्रकार से जो खाया हुआ भोज्य पदार्थ है उससे एनर्जी किस प्रकार से मिलेगी, उसी के बारे में हम लोग किस में बात करेंगे, आपके श्वसन में। ठीक है, किस में बात होगा, श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है सो समझ लीजिए। ठीक है, क्या है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री को उपयोग, ठीक है, कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या बोला गया है आपको, ये अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, श्वसन में क्या होता है आपका, पोषण प्रक्रम के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ पोषण प्रक्रम में क्या था हमारा, जो ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ से उसका उपयोग कौन करती है, कोशिका करती है। ध्यान से सब लोग अच्छे से सुनते चलिएगा। ठीक है, तो कौन करती है, कोशिका करती है। ठीक है, अब कोशिकाओं में ये किस प्रकार से, ठीक है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए क्या मिलती है हमको, ऊर्जा। जो कोशिका उपयोग की ना जो खाद्य पदार्थ की, ठीक है, उससे हमको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोला गया है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन जो खाद्य पदार्थ खाया गया है जिसका उपयोग कोशिका करती है, ठीक है, तो वो भोज्य पदार्थ का विखंडन करती है, उस विखंडन से ही एनर्जी मिलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन। क्या नाम है, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, क्योंकि कोशिका के अंदर होता है ये श्वसन की प्रक्रिया जो है एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है, आपकी कोशिका के अंदर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, आपको ये एक कॉमन जो बोला जाता है आपका, ठीक है, जो डिफिनीशन है वो यही है आपका। ठीक है, ये आपका रहा। ये क्या है, ये हमारा जो श्वसन के दौरान जो भी आपकी जो ये जो विखंडन की प्रक्रिया है जिसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ये श्वसन की रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, इसको याद जरूर से जरूर रखिएगा। जिस तरीके से हमारे आपके जो प्रकाश संश्लेषण में होती है रिएक्शन, उसी तरीके से आपकी है। प्रकाश संश्लेषण की क्या थी, याद है सबको, किसी को बोलो, एग्जैक्ट आप देखोगे तो इसको रिवर्स कर दो तो आपका वही हो जाएगा। क्या था, 6CO2
ठीक है, क्या था 6H2O, और इसमें क्या थे आपके प्रकाश, ठीक है, सनलाइट विथ क्लोरोफिल, ठीक है। इससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है, कौन सा क्या बनता है, C6H12O6, और क्या यहाँ से निकला है आपकी ऑक्सीजन 6O2, एंड वाटर भी निकलते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सो देखो इस प्रकार से, ये हमारी क्या थी, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन थी। ये किसकी थी, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ये था जिससे हमको क्या बना था, ये खाद्य पदार्थ, जो बेसिकली इसी को तो ग्रहण करते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ही हम लोग ले रहे थे, तो ग्लूकोज को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। अब ये ग्लूकोज ही का क्या होगा, विखंडन होगा। इसी का यूज करेगी कौन, कोशिका करेगी, ठीक है, कोशिकीय श्वसन में। और यूज करके क्या बनाएगी, देखो यहाँ पे है ना C6H12O6, अब यहाँ पे O2, देखो इधर O2 यूज होगा। अब क्या यूज हो रहा है, O2, 6O2 विथ द हेल्प ऑफ मेनी अदर एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स के हेल्प से वापस से किसमें बदल जाता है, CO2 का निष्कास करेगा, O2 का, और हमको जो मेन जो है वो क्या है, हमारी ऊर्जा। तो हमको क्या मिल जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बोला गया है हमारा, कि जो भी आपके जो श्वसन में क्या हुआ, यानी कि जो पोषण के दौरान जो खाद्य पदार्थ बना, यानी कि ग्लूकोज जो हम लोग ग्रहण किए, ठीक है, उसका उपयोग कोशिका करती है और विखंडन करती है, यानी टूटता है। देखो अब ये 6C2 क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड O2 के मदद से, यानी जो भी ऑक्सीजन कहते हैं ना, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके हेल्प से हमको वापस से CO2 और O2 आपके वाटर बनते हैं। और मेन जो है वो एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का क्या होती है, प्राप्ति होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका श्वसन। फिर क्या है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का, देखो ग्लूकोज अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रहा है। देखो ऑक्सीकरण क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यूज होकर कोशिकाओं में, ठीक है, ऑक्सीकरण कोशिकाओं में उसका होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण ग्लूकोज अणुओं का, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। वापस से कोशिकीय श्वसन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी कोशिका है उसके अंदर जो आपके ग्लूकोज है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन। ये अवायवीय और वायवीय से नाम पता चल होगा ना, वायवीय यानी कि वायु, ये जो वायवीय वर्ड है किससे है, वायु से है। और वायु से मतलब जिस श्वसन में वायु का उपयोग हो, अर्थात ऑक्सीजन का प्रयोग हो, उसे हम लोग वायवीय श्वसन बोलेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा अवायवीय श्वसन। अ मतलब क्या होता है, अब्सेंट होता है ना, इस तरीके से। इसमें क्या किया गया है, उसको विभाजित किया गया है। तो कोशिकीय श्वसन की कितनी अवस्थाओं में, 2, यानी एक अवस्था वो है जिसमें हम लोग वायु का प्रयोग नहीं करते हैं, एक अवस्था वो है जिसमें हम लोग वायु यानी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 अवस्थाएं हो गई हमारी। अब क्या है, अवायवीय श्वसन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या था, अवायवीय। यह श्वसन का प्रथम चरण है, क्योंकि ये सबसे पहला चरण है, ये श्वसन का क्या है, प्रथम चरण है। देखो समझ में ये आप इस लोग इमेजिन करते चलिए किस तरीके से, कि बेसिकली आपके क्या है यहाँ पे, ये जो श्वसन यानी हम लोग जो पोषण से पढ़ के आए हैं, श्वसन में आपकी ग्लूकोज क्या हो रही है, अब ये आपके कोशिका तक पहुंच गई थी ना पहले से ग्लूकोज, अब कोशिका में क्या हो रहा है वो हम लोग प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने में क्या है, आपका प्रथम चरण में कौन आता है, अवायवीय श्वसन, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ग्लूकोज का ये जो 6 कार्बन वाले अणु है, ग्लूकोज को बताया है कि ये 6 कार्बन वाले अणु है, पता ना C6 क्या होता है, C6H12O6, ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है।
आंशिक विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है? आंशिक। जरूर याद रखिएगा, ये किस प्रकार का विखंडन है? आंशिक विखंडन है, पार्शियल ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके अंतर्गत आंशिक विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसको एक एक इसका पॉइंट याद रखना है कि अवायवीय श्वसन क्या है? ये आपकी कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। ठीक है, प्रथम अवस्था के बाद क्या है आपका? ये जो ग्लूकोज का यहाँ पे आंशिक विखंडन होता है। कैसा होता है? आंशिक। आंशिक मतलब पार्शियल, पूरा नहीं टूटेगा। एक होता है कि हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, आपके हमको प्रॉपर जो पहला एक कण है, ठीक है, उसको हम प्रॉपरली जो कण में हमको चाहिए उसमें तोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अभी हम आधा ही तोड़ रहे हैं, पार्शियल ही तोड़ रहे हैं, यानी कि टूटने के कगार पे है। जैसे हमको कोई एक ईंट वगैरह को तोड़ना हो, हमको दो भागों में तोड़ना है, तो वो उसका पूर्ण विखंडन होगा। ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे थोड़ा आधा तोड़ करके रखे हैं पार्शियल जगह पे, बाद में फिर एक बार और मारेंगे तो वो पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग पार्शियल ब्रेकडाउन बोला गया है, आंशिक विखंडन। तो ये किसकी होगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, इसलिए तो इसको क्या बोला गया है? अवायवीय श्वसन। तो देखो क्या होता है इसमें, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ये होता है, और ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरुवेट प्लस एटीपी में। किस में बदल जाएगा? पायरुवेट प्लस एटीपी में। हमारा जो अवायवीय श्वसन है कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है, वहां पे ग्लूकोज जो होता है वो किस में बदल जाता है? पायरुवेट प्लस एटीपी में। पायरुवेट याद रखना इसको, अभी क्या होता है उतना नहीं डिटेल में पढ़ना होता है, ये सब आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका पायरुवेट और एटीपी में टूटना कोशिका द्रव्य में। ठीक है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी क्या होती है? एंजाइम्स होते हैं, उसके प्रेजेंस में पायरुवेट और एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक उसके आगे लिखा हुआ है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के लिए। तो अवायवीय श्वसन का ही आगे का पार्ट है, अब इसको समझ सकते हो कि अब ये वायवीय श्वसन हो गया है। ठीक है, तो देखो वही सेम चीज है कि ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पायरुवेट और एटीपी में टूटना, पायरुवेट और एटीपी में टूटना, इस तरीके से आपकी चीजें हैं। ठीक है, हमारा एक जो पहला पार्ट है वो किस में बदल रहा है? इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ग्लूकोज रहा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, हमने सारे को अलग कर दिया है। क्या है अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज कहाँ आया? कोशिका द्रव्य में आया। कोशिका द्रव्य में क्या हुआ? एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये पायरुवेट और एटीपी में बदल गया। और यहाँ हमारा मेन क्या है? ये है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। ये क्या है? विभिन्न पथ। ठीक है, ग्लूकोज के विखंडन के क्या है? विभिन्न पथ है हमारा। तो क्या हुआ? ग्लूकोज टूटा, पायरुवेट और एटीपी में टूटा। कहाँ टूटा? कोशिका द्रव्य में टूटा। इतनों को क्या बोल रहे हैं हम लोग? अवायवीय श्वसन में आते हैं। किस में आते हैं? अवायवीय। ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेज है। क्या है? फर्स्ट स्टेज है। और इससे जो ये बना है आपका पायरुवेट, एटीपी, ये सब जो बना है, अब इसके बाद भी तो होगा ना, क्योंकि हमको पूर्ण एनर्जी नहीं मिली, हमको प्रॉपर जो एनर्जी चाहिए वो अभी मिली नहीं है। तो उसका क्या होता है आपका? ये पायरुवेट और एटीपी, पायरुवेट अब टूटेगा, एटीपी तो ऊर्जा है, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऊर्जा मिलती है वो 2 एटीपी की ऊर्जा मिलती है, बहुत कम है। अब 2 रुपया में क्या ही होगा, है ना, सब ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो 2 एटीपी क्या है? बहुत कम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अलग अलग पथ है। देखो, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। तो यहाँ पे 3 पथ आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पहला वाला कॉमन है, यानी ये सब होने के लिए इतना ग्लूकोज को पायरुवेट तक तो तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब पायरुवेट से क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है?
आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। पहला स्टेज तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी ही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप भी है जो क्या है हमारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही है, यानी अभी भी ऑक्सीजन का अगर मान लीजिए क्या हो, ऑक्सीजन नहीं मिले, ठीक है, तो क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2। क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। इथेनॉल प्लस CO2 किसमें बनता है, यीस्ट में। यीस्ट जो हमारा कवक है, सिंगल सेलुलर आपका खमीर होता है, ठीक है। यीस्ट क्या है हमारा, खमीर है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट किस में बदल जाते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल को आप अल्कोहल समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, अल्कोहल। बेसिकली ये अल्कोहल ही होता है। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल और CO2 में बदल गया, तो ये मिला, इसमें एनर्जी नहीं मिली। यहाँ पे जो मेन एनर्जी मिली हुई है ना, उसी से काम होता है, ठीक है। फिर क्या है आपका, मान लीजिए एक और क्या पद है आपका, इधर ऑक्सीजन के अभाव में एक और होता है, ठीक है। यानी एक और कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब क्या होगा, पेशी कोशिकाओं में ये होता है, और क्या बदलेगा, लैक्टिक अम्ल। क्या है यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। अब ये क्या है, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ हो रहा था, यीस्ट में, कहाँ, यीस्ट में, ठीक है। एक कहाँ हो रहा है आपका, बोलो, पेशी कोशिकाओं में, ठीक है। तो पेशी कोशिकाओं में जो आपको बताया गया है, यानी कि ये क्या स्थिति है, पेशी कोशिकाओं यानी हम लोग के मसल्स जो है ना, पेशी, वो सब के बारे में बताया जा रहा है। तो पेशी कोशिकाएं ऐसी हैं आपकी, हम तो श्वसन लेते हैं ना, आपको दिमाग में जाएगा कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर हम लोग में ऑक्सीजन का अभाव कैसे हो सकता है, और ये लैक्टिक अम्ल कैसे बन सकता है। तो इसका कहानी सुनिए। क्या होता है, जब हम लोग बहुत ही ज्यादा कभी दौड़ते हैं, कभी ज्यादा काम करते हैं, तो क्या होता है, मसल्स का कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो आप, उस पेशी का क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस हम लोग उसका यूज करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस यूज करने की स्थिति में क्या हो जाता है कि उसको उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, मतलब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपका ये पूरा काम कर सके। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक और जो है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या मिलता है, CO2 H2 और मेन ऊर्जा। जो आप पहला रिएक्शन जो देखे थे ना आप, जो हम बनाए थे, वो मेन यही रिएक्शन होता है, जिसमें 6 CO2 6 वाटर एंड हमको ATP मिलती है। कितनी मिलती है, 38 ATP मिलती है, ठीक है। तो 38 ATP मिलती है, यही हमारी ऊर्जा हुई। तो ये तब होती है जब हमको ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और ये हमारे में ही होता है, मनुष्य में होता है, ठीक है। और भी जितने भी उच्च वर्ग के जो आपके श्रेणी के जो जीव है, उनमें सब में होता है ये, ठीक है। तो फिर यहाँ फिर पेशियों में क्यों हो रहा है ऐसा, ये हमेशा नहीं होता, किसी कंडीशन में ही होता है। वही बता रहे थे कि मान लीजिए जब बहुत ज्यादा जो हम लोग रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जब हम मसल्स का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, समय नहीं मिल रहा, फटाफट हमको वो चीजें बार बार हमको क्या कर रहा है, यूज करना है, तो हमको एनर्जी जल्दी जल्दी चाहिए। इतना लंबा प्रोसेस का टाइम नहीं है। पहला ग्लूकोज आपके पायरुवेट में टूटा, उससे जो 2 ATP एनर्जी मिली, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा कि और भी बहुत लंबा प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तब जाके हमको 38 ATP मिलेगी। तो ये थोड़ा समय ले रहा है ना, समय लेगा तो हमारा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तो फटाफट एनर्जी चाहिए, फटाफट एनर्जी चाहिए, इसलिए क्या करता है ना, ये जो है ग्लूकोज आगे जो ATP मिला ना, हम लोग इसी ATP का यूज कर लेते हैं, उसी में हम लोग दौड़ना चालू कर लेते हैं कि चलो मतलब जो कुछ ना तो कुछ तो मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस क्योंकि यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, तो हमारा ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या होता है कि बहुत तेजी से हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि अभी ऑक्सीजन, सांस इसलिए तो हमारी फूल जाती है, तेजी से सांस लेने लगते, लेकिन क्या है उस समय भी इतना काम ही ज्यादा हो रहा है ना कि ऑक्सीजन की वहां पे क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, यानी वहां उतना नहीं रहता है, ठीक है। जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जो एसिड है। इसी के कारण क्या होता है, अचानक से कभी कभी हमारे हाथ में, मसल्स में क्या होता है, एकदम क्रैम्प उठने लगता है, यानी दर्द उठने लगता है, ठीक है। पैर में भी अचानक से जब आप बहुत तेजी से दौड़े तो क्या होता है, एकदम दर्द बन जाते हैं ना, उसका कारण आपका ये लैक्टिक अम्ल ही है। तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि जब आपका बहुत तेजी से हम लोग जब भी अपने मसल्स का यूज करते हैं, पेशी का यूज करते हैं, और हमको क्या है उस समय नहीं मिल पा रहा, उतना ये नहीं है, और ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन का उतना मिल नहीं पा रहा था। उस अभाव में क्या करता है, ये जो ग्लूकोज पायरुवेट तक टूटा है उसी का एनर्जी का यूज करते हैं, और बाकी को हम लोग लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं,
ऑक्सीजन रहेगा तब ना हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर आपको ये 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, लेकिन है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और इसी के रीजन से क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, और वही फिर थोड़ा देर बैठ जाओ, ठीक है, रेस्ट कर लो, तो ये लैक्टिक अम्ल घुल जाता है, खत्म हो जाता है और फिर आपके वापस से ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो ये आगे पायरुवेट इसमें फिर टूटने लगेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा आपका, CO2, वाटर एंड ऊर्जा, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। याद रखिएगा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपके 38 एटीपी उसी से मिलेंगे। अब यहाँ पे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या है हमारा अंतर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तब हम लोग आते हैं डिफरेंस में, ठीक है। क्या डिफरेंस है आपका, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अभी अवायवीय श्वसन पढ़ा था ना, ठीक है। अवायवीय श्वसन के बाद में ही हम लोग आपके सारे जो स्टेप्स हैं आपके वायवीय श्वसन के वो भी देख लिया। जो हमारा ये है वो किसका एग्जाम्पल है आपका, वायवीय श्वसन का। किसका है, वायवीय, क्योंकि बस यहीं पे क्या है, हमको एनर्जी आपकी ऑक्सीजन यूज हो रही है, वायवीय श्वसन, ठीक है। अब क्या होगा हमारा वायवीय श्वसन में, पहला पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सबसे पहला मेजर डिफरेंस तो यही हो गया ना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, कि क्या हो जाएगा, पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा क्या है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए तो अवायवीय श्वसन है। इसको हम लोग बहुत ही फटाफट एकदम, आपका जो फटाफट जो रिकैप होता है ना वो सब चल रहा है, बहुत इजीली ही आपका अच्छे से समझ में भी आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, और आपके बहुत ही कम समय में भी सारे समझ में भी आ जाएंगे और सारे के सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अवायवीय वायवीय श्वसन में अंतर देख रहे हैं। तो पहला क्या है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। एक क्या है, उपस्थिति में और अनुपस्थिति में। फिर क्या है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। ग्लूकोज क्या क्या होता है, पूर्ण उपचयन होता है। देखो हो रहा है ना, ग्लूकोज कोशिका पायरुवेट में टूटा और पायरुवेट से क्या हुआ, CO2, वाटर एंड ऊर्जा में मिला। अब हम इसके बाद हम क्या ही तोड़ सकते हैं ग्लूकोज को, नहीं ना। लास्टली तो हमारा यही है, क्योंकि यहीं से ग्लूकोज बना था, वापस से हमको यही चीजें मिल गई, तो इसका पूर्ण उपचयन हो गया। क्या हो गया हमारा, पूर्ण उपचयन हो गया। किसमें होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब। ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बोला गया है यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिससे क्या मिलता है हमको, एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। देखो इसको, देखो इस वाले में अवायवीय श्वसन, देखो एक इधर क्या है, एथेनॉल बन रहा है, एक इधर क्या है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और साथ में आपके CO2 बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पता चल रहा है कि अवायवीय श्वसन में एक तो क्या हुआ, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन हुआ। अपूर्ण हुआ ना, लैक्टिक अम्ल जिससे बना था वापस उसी में तो नहीं टूटा ना ग्लूकोज, अभी भी लैक्टिक अम्ल में। इधर क्या है, इथेनॉल है, तो थोड़ा तो बाकी रह गया, यानी कि पूर्ण उपचयन नहीं हुआ। और क्या क्या बना, इथेनॉल बना, लैक्टिक अम्ल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बने आपके, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये किसमें होता है, कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बेसिकली देखो पहला स्टेप जो है वो किसमें होगा आपका, जो अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है, कोशिका कोशिकीय द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में होगा। और सेकेंड स्टेज जो है वो कहाँ होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है,
ठीक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए क्या है, मानव। इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि आपका जो वायवीय श्वसन है उसका पहला भाग तो कोशिका द्रव्य में ही होगा और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत बेसिकली वहां जरूरत ही नहीं है, तो वहां इसलिए हम लोग उसको अवायवीय श्वसन का नाम दे देते हैं। और जो पूर्ण अवायवीय श्वसन है कि पहला स्टेप भी है आपका अवायवीय ही और बाद में भी हम लोग को ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ है, तो क्या होता है, वो केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, केवल कोशिका द्रव्य में ही वो आपका लैक्टिक एसिड, अगर पेशियों में हुआ तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, अगर ईस्ट में हुआ तो कहाँ किस में बदल जाएगा, एथेनॉल में बदल जाएगा। तो वो सब कहाँ होगा, हमारे कोशिका द्रव्य में होगा। इससे क्या होती है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे क्या होगी, आपकी कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या बोला गया है, पता है ना, दिख रहा है कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो हमको 38 एटीपी मिल रहा है, तो क्या हुआ, अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है तो मात्र 2 एटीपी मिले हैं जो आपके पाइरुवेट के क्रम में बदले हैं, उसके बाद तो ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं हुई है, बस आपके एथेनॉल कन्वर्ट हुए हैं, आपके लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो एनर्जी तो मिली नहीं, कम ऊर्जा यानी कि 2 एटीपी मिली है। ठीक है, यहाँ पे 36 एटीपी लिखा हुआ है, 36 या 38 एटीपी भी होता है। ठीक है, दोनों आप में इसको मान सकते हो। इस तरीके से हो गया। उदाहरण के लिए क्या है, मानव यानी जो मनुष्य है उसमें आपकी चलेगी, और भी जो भी उच्च श्रेणी के आपके देखो उच्च वर्ग के जो जीव है वो सब में आपके क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसका क्या है आपका यीस्ट, ये क्या है आपका यीस्ट में होता है। ठीक है, फिर क्या है, पौधों में श्वसन। अब हम लोग जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है अच्छे तरीके से देख चुके हैं, इसका डिफरेंस देख लिए हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाएगा, जो कि समझा भी दिए हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं पौधों में श्वसन। ठीक है, तो पौधों में श्वसन क्या है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होती है। किससे होती है, विसरण, सबसे बड़ा आपका है ये कि विसरण के क्रिया के द्वारा होती है। पौधों में क्या है, आपको ऐसा लगता है कि पौधे हम लोग की तरह सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा वाला कुछ। ये पौधों में श्वसन वो प्रक्रिया है, ब्रीदिंग की प्रक्रिया है। आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में आपको निष्कासित किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होती है, विसरण के थ्रू। ये देखो ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट का क्या है, बाहर का ये आपका जो बाहर का आपको पता ना कि बाहर की जो छाल होती है वो उसमें थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, क्योंकि वो फटा हुआ टाइप में आपका एक लेयर बना हुआ रहता है बाहर। तो क्या होता है, उससे आपकी गैस आदान प्रदान होती है, जिसका नाम क्या है, विसरण। क्या नाम है, विसरण। ये तो हुआ बार्क का। वही आपकी स्थिति क्या है, लीफ में है। लीफ में क्या है आपके पास, स्टोमाटा। इस तरीके से स्टोमाटा है ना, जो ओपन और बंद होता है। ठीक है, ओपन और बंद होता है। इसमें भी सेम वही है, आएगा और जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे भी विसरण होता है। क्या होगा, विसरण, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बाहर कभी क्या होगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता जब वायुमंडल में ज्यादा होगी तो क्या होगी, वहां से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी, आपके जहाँ निम्न सांद्रता की ओर यानी प्लांट के अंदर। फिर आपको क्या होगा, CO2 यानी जैसे ही श्वसन की प्रक्रिया होगी तो CO2 का उत्पत्ति होगी ना एनर्जी मिलने के बाद, तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमारे सेल में बढ़ जाएगा यानी कोशिकाओं में। तो कोशिका से निकल के वो कहाँ चले जाएगा, बाहर में। ठीक है, बाहर यानी कि हमारे वायुमंडल में। तो इस प्रकार से क्या होता है, आदान प्रदान किसके थ्रू होता है, विसरण के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब क्या है कि जो विसरण हो रहा है वो किसके किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, पौधे जो है वो वायु प्रवेश करती है, वो किसके किसके थ्रू होती है, आपके ये 3 है। ठीक है, कौन कौन है, रंध्र स्थित वातरंध्र, ये जो है ये वातरंध्र है। ठीक है, फिर क्या है आपका अंतर कोशिकीय स्थान। आपके प्लांट में बेसिकली 3 जगहों से वायु का आदान प्रदान होता है थ्रू आपके विसरण। एक मैंने प्लांट का बताया जिसका नाम क्या है, रंध्र यानी कि स्टोमाटा, यानी क्या नाम है इसका, एक तो रंध्र के थ्रू हुआ। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है आपका वातरंध्र। वातरंध्र हमने यहाँ पे जो बनाया ये आपकी क्या थी, वातरंध्र थी, क्योंकि आपके पुराने जो
जो आपकी जो प्लांट होती है ना, उसके जो बाहर का जो छाल होता है उसको ये बीच में ही थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, ठीक है, उसको वातरंध्र बोला जाता है, लेंटिसेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका वात रंध्र, ये क्या है हमारा वात रंध्र है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, 1 2 3, ठीक है। क्या हो गया, अंतर कोशिकीय स्थानों में, अंतर कोशिकीय स्थानों से क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस कहने का क्या मतलब है, जो पार्ट प्लांट का डायरेक्ट एक्सपोज है एयर से, डायरेक्ट आपके वायुमंडल से क्या है स्पेस है, तो क्या होता है, देखो ये कोशिका है, ये कोशिका है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है ना, तो क्या होगा कि आपकी जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो इस तरीके से विसरण के थ्रू आदान प्रदान हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, यानी 3 तरीके से वायु जो है वायुमंडल से आपके कोशिका में आती है या कोशिका से बाहर जाती है, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से 3 प्रकार से आपके जो 3 स्थान है उससे क्या होता है, पौधों में श्वसन आपकी इस प्रक्रिया से होती है। बाकी इसके बाद जो कोशिका में जो होता है वो आपके जो श्वसन में पढ़ा है वो सेम ही है, ठीक है। ये पौधों में श्वसन ये मत समझ लेना कि ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये नहीं होगी, ये सब में होती है, जितने भी आपके उच्च वर्ग के जीव है वो सब में होंगी, ठीक है। ये तो बस ये है कि कैसे ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान है। ये श्वसन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और CO2 किस तरीके से एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की मेनली बात हो रही है, यानी गैसों का आदान प्रदान जो है वो इस तरीके से होता है। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हमारे कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के हमको 38 ATP 36 ATP हमको प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। अब क्या है, पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से क्या होती है, निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से आप जंतुओं में श्वसन और पौधों में श्वसन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पौधों को प्रत्येक भाग, ठीक है, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियों में, ठीक है, अलग अलग श्वसन होता है। क्या बोला गया है, अलग अलग श्वसन, यानी क्योंकि इसके तो जड़, तना, पत्ती सब के सब क्या है, आपके वायुमंडल से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हर एक सेल समझो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके वायुमंडल से, ठीक है। तो वो क्या होगा, अलग अलग होगा ना, क्योंकि जिस समय में आपके पत्ती में वायु जा रही होगी उस समय में आपके ये जरूरी नहीं है कि आपके जड़ में भी वायु जा रही होगी, ठीक है। और अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग प्रक्रिया क्या हो जाती है, इसकी डिफरेंट हो जाती है। वही जंतुओं में क्या है, आपका जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि पौधों में क्या होता है, प्रत्येक भाग यानी जड़, तना, पत्तियां क्या होती है, उसमें अलग अलग श्वसन होता है, होगा ना, क्योंकि इसमें हम लोग की तरह एक विशेष यंत्र, आपके जो लंग्स है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि फेफड़ा नहीं है जिसके थ्रू एक बार में ही सांस ली जा रही है और पूरे के पूरे शरीर को वो वायु प्रोवाइड की जा रही है, ऐसा तो नहीं है। क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपके ये चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो आपके जो प्लांट्स हैं यानी कि जो पौधे हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग जितने भी जड़, तना, पत्ती है सब में अलग अलग आपकी श्वसन होगी। और फिर जो हम लोग में क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है, कि गैसों का परिवहन एक साथ पूरे के पूरे शरीर में फैलाया जाता है, ठीक है। तो इनमें तो ऐसा होता नहीं है, श्वसन के लिए कोई परिवहन नहीं है, क्योंकि इसका हर एक पार्ट, पौधे का हर एक पार्ट क्या है, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किसके, आपके वायुमंडल से, तो उनको दिक्कत ही नहीं है। भाई जब हमको डायरेक्ट मेरे हर एक सेल के पास नल पहुंचाया हुआ है ही, तो हमको पाइपलाइन बिछाने की क्या ही जरूरत है, जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो इनके उनके यहाँ नए पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, जिनके यहाँ क्या है, बस एक जगह पे ही नल दिया गया है और जगह पे नहीं है, बस एक ही जगह पे, तो उस पाइपलाइन बिछा के अलग अलग जगहों पे दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक सेल के पास क्या है, वो वायुमंडल से कॉन्टैक्ट में है, तो डायरेक्ट एयर ले सकता है, ठीक है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्यों धीमी होती है, इसलिए धीमी होती है क्योंकि सेम वही रीजन है कि सारे सेल अलग अलग प्रकार से अपना श्वसन कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया से अपना श्वसन ले रहे हैं। हम लोग में वो नहीं है, हम लोग में है कि एक बार हम लोग सांस लिए, पूरे के पूरे सेल के पास फास्ट तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है और उसके बाद सारे के सारे सेल एक साथ ही एनर्जी का उत्पादन करते हैं, इसलिए वो क्या होती है, वो प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई एक अभी बना रहा है तो कोई बाद में, मतलब सारे अलग अलग जगहों पे है,
तो अलग अलग क्या हो जाती है, वो श्वसन की प्रक्रिया प्लांट्स में धीमी हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा अच्छे से, आपको इसको लिख लेना है। ये सारे आपके इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, जब भी कभी भी आए। तो एक साइड क्या लिखना है, पौधों में श्वसन, एक साइड जंतुओं में श्वसन। पौधों में श्वसन में ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं, और इसमें ये ही नहीं होता वो जंतुओं में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि जंतुओं में तो इस तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो आप इसी को उलट के लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। ये क्या है, गैसों जंतुओं में, यानी कि ये श्वसन के बारे में नहीं हो रहा। श्वसन में एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। इसमें क्या करते हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव जल में, ठीक है, जल में क्या, जैसे कि उदाहरण स्वरूप अमीबा, पैरामीशियम, जल में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, विसरण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है, विसरण के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जंतुओं में सामान्यतः क्या होता है, 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। ये पहला समझ में आ गया कि 2 तरीके से हम बांटेंगे। एक तो हमारे यहाँ जंतुओं क्या है, एक कोशिकीय यानी जो निम्न वर्ग के जीव है, एक जो हाई यानी उच्च श्रेणी के जो भी वर्ग वाले जंतु हैं उनको, ठीक है। तो 2 तरीके से बांटे हुए हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, डायरेक्ट विसरण के थ्रू। देखो ना, यह हमारा जो, ठीक है, हमारा जो ये अमीबा है, ठीक है, आपको पता है ये कोशिकीय है, ठीक है। इसके आसपास क्या है, ये पानी जल में रहता है, ये जल में रहता है। तो क्या होगा, ये गैसों का आदान प्रदान तो डायरेक्ट यहाँ से एक्सचेंज कर लेगा ना, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको किसके थ्रू होगा, विसरण के थ्रू। किसके थ्रू, विसरण। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा एक कोशिकीय जीवों में। और जो उच्च वर्ग के हैं, ठीक है, जंतुओं में, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो आपके जंतुएं होंगे, उनमें क्या होता है, बेसिकली 3 प्रकार से श्वसन अंग होते हैं। उनके पास कितने प्रकार के हैं, आपके बेसिकली 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं अलग अलग जीवों में। पहला क्या है, श्वास नलिया ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है, किसी में ट्रैकिया होता है, किसी में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और किसी में क्या होते हैं, फेफड़े के थ्रू होती है, ठीक है। ट्रैकिया किस में होगी, ये एग्जाम्पल लिख लेना, ट्रैकिया का किस में होगा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ट्रैकिया आएगा आपका जो भी आपके ऑर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े जितने भी है, वो सब में किससे होती है आपकी श्वसन की प्रक्रिया, जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगी, आपके ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है। यानी आप इसमें तितली, आपके मच्छर, जितने भी जो भी चीजें हैं, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। तितली हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, जो आपका तेल चट्टा है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। ये इंसेक्ट्स हो गया। गिल्स का किस में होगा, आपको पता है ना, मछलियों में। किस में होता है ये, मछलियों में। किन में होगा, मछलियों में होगा। और फेफड़ा किस में होगा हमारा, हायर यानी कि मनुष्यों में, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा सब लोग। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये श्वास नली या ट्रैकिया के थ्रू किस में होगा, आपके इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उनमें। फिर क्या हो गया, जो गिल्स है वो किन में होंगे, मछलियों में होंगे। और जो फेफड़ा है वो किन में होगा, मनुष्यों में, ठीक है। मनुष्यों के साथ साथ और भी आपके बहुत सारे हैं जिनमें ये होती है। अब देखो,
मानव श्वसन तंत्र। अब हमारा क्या है, अब मानव में आता है, जो फेफड़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं क्या है हमारा इसमें। मानव श्वसन तंत्र में कैसे आपकी जो आप जो गैसेस एक्सचेंज यानी जो सांस ले रहे हो वो किस प्रकार से पूरे के पूरे शरीर में फैलता है, या बेसिकली आपके जो लंग्स है यानी फेफड़ा है वहां तक जाता है, क्योंकि मानव का ही मेनली तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना होता है इसलिए। ठीक है, क्या है जो देखो ये नासा द्वार, ठीक है, क्या है नासा द्वार, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये इमेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले नाक यानी नासा द्वार से क्या होते हैं, सांस को वायु को अंदर भरते हैं। सबसे पहला नंबर पे क्या हो जाएगा, ये नासा द्वार। नासा द्वार से कहाँ पे जाती है आपकी मुख गुहा ग्रसनी से होते हुए कहाँ कंठ में आती है, ये सबके पास जाएगी। ठीक है, सबके पास जाएगी। चौथा कौन होगा आपका, कंठ में आएगी। उसके बाद क्या होता है, ये श्वास नली में कहाँ रहा है, कंठ के थ्रू कहाँ जाएगी आपकी वायु, ये देखो कहाँ जाएगी वायु, श्वास नली में। कहाँ जाएगी, श्वास नली में। ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है, तो श्वास नली के बाद कहाँ जाएगा, ये वो पास्थी वाला है आपका। ठीक है, यानी ट्रैकिया के बाहर जो आपकी जो ट्रैकियल रिंग्स होती है उसको बताया गया है इस तरीके से। ये दिख रहा है, ये इसको पास्थी वाले बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, वायु आपको इधर, ये दोनों ये हमारे फेफड़े हैं, वहां पे क्या हो गई आपकी वायु भर गई है। ठीक है, इसको क्या है फुफ्फुस, क्या है ये फुफ्फुस में आ गया। अब फुफ्फुस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो देखो क्या होती है यहाँ पे, ये आने के बाद क्या होती है आपकी श्वसनी, क्या है आपका पांचवा से छठा श्वसनी के पास आएगा, क्या होगी आपके बाद उसकी श्वसनिकाएं, ये क्या है श्वसनिकाएं। सातवां फिर क्या है कूपिका कोश, क्या हो गया आपका यानी कि एल्वियोलाई, ये क्या हो गया आठवां। इस तरीके से अब इसको डिटेल में देखोगे तो श्वसनिकाएं जो है आपकी वो कूपिकाओं में क्या हो जाती है आपकी एल्वियोलाई में इंड कर जा रही है। यही आपका क्या हो गया आठवां पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी का डिटेल इमेज यहाँ पे निकाला हुआ है कि देखो किस तरीके से ये इधर पाइप में होता हुआ हमारा एयर आएगा और ये कहाँ चला जाएगा लास्ट में इसमें, यानी कि हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे आपकी जो श्वसन की जो मानव तंत्र में जो है वो श्वसन आपकी पूरे के पूरे शरीर में फैलती है वायु। ठीक है, कैसे सबसे पहले नासा द्वार में जाएगी, उसके बाद आपके वो मुख गुहा में इंटर करेगी, फिर ग्रसनी में इंटर करती है, उसके बाद कंठ के पास आएगी। ठीक है, कंठ के पास आने के बाद आपकी जो कंठ है वहां के पास श्वास नली में यानी जो ट्रैकिया है वहां जाएगी श्वास नली में। श्वास नली के बाद वो कहाँ चली जाती है आपके फुफ्फुस में। फुफ्फुस में जो श्वास नली है वो दो भागों में बढ़ता है, जिसका नाम पहला क्या है श्वसनी। ठीक है, श्वसनी और ज्यादा ब्रांच होगी, ऐसे होती है देखो ये आपकी ट्रैकिया हुई, इस तरीके से आपकी दो श्वसनी में बदल गई। ठीक है, अब ये जो श्वसनी है वो और ज्यादा ब्रांचेस में बदल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका श्वसनी, यानी कौन सा नंबर हो गया 6 पॉइंट, और ये क्या हो गया 7, यानी और ज्यादा ब्रांच हो जाएंगी। तो इसके बाद इसमें भी और ज्यादा ब्रांच हो जाए, यानी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाए इसकी इस ब्रांच की भी ब्रांच निकल जाए तो वो क्या कहलाएगी आपकी कूपिका, यानी और फिर इसमें क्या लग जाता है आपकी एल्वियोलाई, क्या लग जाती है आपकी एल्वियोलाई, यानी कि श्वास आपका जो ये श्वसनिकाएं है या कूपिका कोष जो है। ठीक है, कूपिका कोष, एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं कूपिका कोष, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है कूपिका कोष है, इस तरीके से रहता है। और यहीं पे हमारा क्या है एयर आके रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरीके से आके यहाँ पे रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से एयर आया। ठीक है, वही आपका यहाँ पे मैंने आपकी एक कि कहाँ से किस तरीके से जा रही है वो आपकी दिखाई गई है। नासा द्वार से कहाँ गई ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ गया कंठ में, वही सेम है आपका। कंठ के बाद कहाँ गया श्वास नली में, श्वास नली के बाद कूपिका श्वसनी, किस में गया है कूपिका श्वसनी, यानी श्वास नली से श्वसनी में बटा है, किसमें बटा है श्वसनी में। श्वसनी के बाद आपकी श्वसनी का है जो मैंने बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या है फुफ्फुस, फेफड़ा जो बोला गया उसी में आपका आया है। ठीक है, उसमें कूपिका कोष में आ जाएगा और कूपिका कोष से कहाँ चली जाएगी वायु एक्सचेंज होके रुधिर वाहिकाएं में। देखो इस तरीके से आपकी कूपिका कोष है ना, ये कूपिका कोष है, यहाँ पे वायु आया हुआ है। ठीक है, वायु आया हुआ है,
अब यहाँ पे क्या होती है, ये हमारी इस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया हमारा ये रुधिर वाहिकाएं है, ये क्या है, रुधिर वाहिकाएं है, इसमें हमारी क्या है, ब्लड घूम रही है, ठीक है। इस ब्लड में पता है आपको कि यहाँ पे CO2 है, क्या है हमारा CO2, इधर क्या है CO2। अब क्या होगी, इसकी एक्सचेंज होगी, क्या होगा, सो देखो क्या होगा, O2 इधर आ जाएगा और CO2 इधर, यानी कि CO2 हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, क्योंकि इधर CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा, इधर CO2 के अमाउंट ज्यादा, इधर क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन इधर से आपके रुधिर वाहिकाओं में आएगा और आपका CO2 रुधिर वाहिकाओं से वापस एल्वियोलाई में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, CO2 क्या होगा, आपके श्वसन, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या बाहर आता है, ज्यादा अमाउंट में CO2 बाहर आता है, सांस लेते हैं तो O2, और ये O2 आपके पूरे के पूरे क्या होंगे, शरीर में फैला दिए जाएंगे, पूरे के पूरे शरीर में इसका वहन हो जाएगा। तो ये आपको लाइन अच्छे से समझ में आ गया, ये किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो समझ में आ गया। ये आपकी ये इमेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज है। ये मैंने देखो यहाँ पे एक अलग तरीके से मैंने सोचा था कि यहाँ पे आपको ट्रैकिया दिखा दे, ठीक है। ट्रैकिया यानी कि आपका जो श्वसनिकाएं है वो, तो देखो ये ट्रैकिया है यानी कि श्वसनिका है, ये क्या है, लैरिंग्स होता है, आपको वोकल कॉर्ड्स होता है, ये क्या है, श्वसनी, देखो जो बटा है ये क्या है, जो दो भाग में बटा है ना ट्रैकिया, उसमें बदल गई ये श्वसनिकाएं में। अब ये श्वसनिकाएं देखिए और ज्यादा ब्रांच है, देखो किस तरीके से ब्रांच है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं, यानी कि ब्रोंक्यूल्स, क्या बोला जाता है श्वसनिकाओं को, ब्रोंक्यूल्स बोले जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ब्रोंकाई, इंग्लिश में भी जानिए क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, श्वसन इस तरीके से आ रहा है ना, ये आपका इंड में लास्ट में क्या हो जाएगा, इधर ये आपकी एल्वुलाई यानी कि कुपिका कोश, ठीक है। अब क्या है, मानव श्वसन क्रिया में अंतर, ठीक है। ये मानव श्वसन जो है, आपकी मानव श्वसन क्रिया जो है वो किस तरीके से होती है, जो आप श्वसन हम लोग लेते हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, तो ये उसके बाद एक और हम लोग ने क्या रिएक्शन पढ़ा जो कोशिका द्रव्य में हो रहा है, तो किस तरीके से ये हो रहा है वही आपका बांटा हुआ, एक दो तरीके से होता है, एक अंतः श्वसन है, एक क्या है आपका यानी उच्छ्वास, बाह्य श्वसन वाला, ठीक है। इस तरीके से अंतः श्वसन में क्या होता है, अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है, वृक्षीय गुहा बोल रही है आपकी, ये जो ब्रोंकाई है ना, ये देखो ये वृक्ष के समान दिख रहा है, ये वृक्ष के समान, तो ये आपकी सॉरी वृक्षीय गुहा नहीं है, ये वक्षीय गुहा होगा, ठीक है। वक्षीय गुहा यानी अंतः श्वसन, हमने सांस लिया तो क्या हुआ, ये देखो हमारा चेस्ट, यानी जो ये वक्ष गुहा बोला जाता है, आपके चेस्ट रीजन को फैल रहा है ना, ठीक है। तो फैल रहा है, उसी को बोला है कि ये वक्षीय गुहा क्या होती है, फैलती है, क्या होती है, फैलती है, ठीक है, पसलियों से आपकी। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, उच्छ्वास में, ठीक है। ये आपके दो तरीके से हो रही है, अंतः श्वसन और आपके उच्छ्वासन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस छोड़ना उच्छ्वासन है, सांस लेना को हम लोग अंतः श्वसन से नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका सांस लिया गया, ठीक है, फिर छोड़ना, तो छोड़ने में क्या होगा, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। हमने सांस लिया देखो तो फैल गया, वक्षीय गुहा क्या हुआ, फैल गया, छोड़ दिए तो क्या हुआ, वापस अपने सामान्य स्थिति में क्या हो जाती है, वक्षीय गुहा आ जाती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो चेस्ट रीजन है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है वापस से। फिर क्या है, पसलियों में संलग्न, पसलियों से संलग्न पेशियां क्या होती है, सिकुड़ती है। हमारा जो पसलियां है, ठीक है, इस तरीके से जो है, ये देखो ये हमारा इमेज है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से पसलियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, ये पसलियों से संलग्न क्या होती है, मसल्स होती है। ये मसल्स क्या होगी, सांस ले रहे तो सिकुड़ती है, सांस लेते तो क्या होती है, सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के दौरान ही क्या होता है, ये आगे एक्सपैंड करता है, यानी वक्ष गुहा फैलता है, ये आपकी मसल्स में लगी हुई होती है। पसलियों की पेशियां क्या होती है, शिथिल हो जाती है, क्योंकि वापस देखो वापस हम उसी अवस्था में ला रहे हैं उच्छ्वसन में, तो क्या होगा, वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, वापस से क्या हो जाएगा, वो
यानी शिथिल हो जाएगा। वो पेशियां जो पहले सिकुड़ी थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वापस से उसी अवस्था में आ जाएगी, शिथिल हो जाएगी। वक्ष ऊपर बाहर की ओर गति करता है, वही सेम है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर, यानी ऊपर देखो ऊपर गया है, एक बाहर आया है, दो चीजें हैं, एक क्या हुई है, ऊपर बढ़ती है और क्या होती है, बाहर की ओर आती है, ठीक है। इसी को बोल रहा है, जो वक्ष है वो ऊपर और क्या होती है, बाहर की ओर गति करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वक्ष जो है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। उच्छ्वसन में क्या होगा, वापस स्थान पे ये आ जाएगा। ये क्योंकि अगर आप एक चीज को समझ रहे हो तो दूसरे खुद ब खुद समझ जाओगे। देखो ऊपर उठा, ठीक है, और क्या हुआ, बाहर की ओर आया है, और वही हमने सांस छोड़ दिया तो वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। वक्ष गुहा में क्या होता है, वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में क्या होता है, भरती है। इसका मीनिंग क्या है सो समझो। देखिए इधर ये क्या बोला जा रहा है, वक्ष में क्या है, चीजें फैल रही है। जब हम लोग अंतर श्वसन कर रहे हैं यानी सांसें ले रहे हैं तो क्या ये फैल रही है। जैसे ही किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है ना, किसी भी चीज का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। मान लीजिए लंग्स है, ठीक है, दोनों तरीके से क्या हमने ये लंग्स को बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है, लंग्स है। तो लंग्स में क्या होता है, ये आप देखो तो ये फैल गया है, फैल गया तो क्या स्पेस बढ़ गया ना। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है, आपको मालूम है वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो गैसेस का जो प्रेशर है, गैसेस का जो प्रेशर वो क्या होता है, डिक्रीज कर गया। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग ही होता है ना कहीं पे भी आपके गैसों का परिवहन, ठीक है। जैसे ही हमने इस चेस्ट रीजन को एक्सपैंड किया, यानी कि क्या हुआ, वक्ष गुहा को बढ़ाया, वक्ष गुहा के बढ़ाने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर किसका डिक्रीज हुआ, जो इस वक्ष गुहा के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो आपके एयर थे उनकी प्रेशर क्या हो गई, कम गई। कम गई तो बाहर किसका प्रेशर है, आपको मालूम है, जो भी बाहर से एयर होंगे वो अंदर की ओर भरेंगे, क्या होंगे, बाहर से अंदर की ओर भरेंगे। इसी दौरान क्या होता है, आपकी आगे जो लिखा है कि वायु क्या होती है, इसमें वायु जो इसमें क्या होती है, भरती है, यानी कि O2 इसमें आएगा, ठीक है। इस तरीके से भरती है। वापस से जब ये सिकुड़ जाती है, वापस से सिकुड़ेगी तो क्या होगी, ये इस तरीके से आपका ये छोटा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका ये छोटा हो जाता है। छोटा हो जाने के बाद क्या होगा, यानी इसकी आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वॉल्यूम हो गई क्या, डिक्रीज हो गई। प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब हमारा क्या है, अंदर वक्ष गुहा के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो अब ये अंदर से क्या चाहेगा, बाहर की ओर। हमेशा जो किसी भी चीज की गति होती है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इसको कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो पूरा का पूरा गैसियस एक्सचेंज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या बोला, गुहा में वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि मालूम है क्यों कम होगा, क्यों, क्योंकि हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया ना। वक्ष गुहा का जो आपका आयतन है उसको हमने बढ़ा दिया तो फेफड़ा में क्या होगा, अब वायु बाहर से अंदर की ओर भरती है। वही यहाँ पे क्या होगा, गुहा में वायु का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी जस्ट बताया था, जो प्रेशर है उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और वायु क्या हो जाएगी आपकी, बेसिकली फेफड़ा से बाहर हो जाती है। यानी कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़े से क्या हो गया, बाहर हो जाएगा। तो ये उच्च श्वसन और अंतर श्वसन के बीच में क्या होगा, अंतर हो गया, ठीक है। श्वास उच्छ्वास जो पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, प्रश्वास ये आपके इसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हो गई आपकी ये कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, अंतर श्वसन क्या है, अंतर श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना। अंदर अंतर श्वसन का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, सांस द्वारा, ठीक है। देखो वायुमंडल से, वायुमंडल है ना, उससे हमने गैसें क्या ली, अंदर ली है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर श्वसन। उच्छ्वसन क्या कहलाता है, फेफड़ा से वायु के गैसों को क्या करना, बाहर निकालना। ये जो हम लोग दो अंतर पढ़ रहे थे, उच्छ्वसन और श्वसन, अंतर श्वसन, उसके बीच में तो उच्छ्वसन क्या होता है, सांस का वायुमंडल में बाहर छोड़ना, ठीक है, यानी फेफड़ा से। और आपका अंतर श्वसन क्या है, बाह्य से यानी वायुमंडल से अंदर की ओर सांस को वापस लेना, वो अंतर श्वसन कहलाएगा। अब स्थलीय जीव जो होते हैं वो श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जितने भी स्थलीय जीव होते हैं
और जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग बहुत ही शॉर्ट सीरीज में इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट मतलब आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, सारा नोट्स दिया जा रहा है, इतना में आप पूरा पूरा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। इतना नहीं कि आपको कहानी जो है वो हम सबने वो मैंने सब आपको समझा दिया है, सुना दिया है, ठीक है। इतना याद रखो, सब बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो स्थलीय जीव है, हम अब स्थल पे रहते हैं, ठीक है। स्थल में रह रहे हैं तो वायुमंडल में तो एयर है, ठीक है। तो हमने क्या श्वास के थ्रू, यानी सांस के थ्रू हम लोग इजिली उसको सांस लिया, छोड़ा, यानी हमने इसको इजिली क्या हुआ, हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीव जल में है, जो जीव जल में है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, उसको ऑक्सीजन इस तरीके से मिलता है कि वो, जैसे देखो ये हमने बीकर लिया, उसमें आपका जल भर दिया है और इसमें हमारी क्या हो गई, एक मछली हो गई, ये ठीक है। देखो ये क्या हो गई, हमारी एक मछली, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होगी, एक मछली। तो ये जो मछली है इसमें ये क्या होगा, अब इसमें ये इसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, उसको क्या होगा, ये अंदर गिल्स के द्वारा लेगी और बाहर क्या होगा, ये CO2 को वापस छोड़ देगी, ठीक है। यानी जल में घुलित जो गैस है, देखो जल में विलय ऑक्सीजन का क्या करती है, विलय यानी घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। ये मत समझना ये जो वाटर है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग करते हैं, नहीं, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी, टूटेगा तब ना ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं। ये हमारा जो पानी है ना, पानी में के अंदर ही हमारी वायु भी घुली हुई रहती है, ठीक है, गैसेस भी वहां प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारी ऑक्सीजन को क्या करता है, ये उपयोग करता है स्थलीय जीव, ठीक है। अब ये हमारा है कि हमने एल्वियोलाई तक तो पढ़ लिया, देखो ये एल्वियोलाई तक था, इसमें तो हमने पढ़ लिया कि क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गया। अब यहाँ के बाद पूरे के पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है, ये आपको मालूम है कि यहाँ आएगी, ठीक है, इधर से इधर जाएगी, यहाँ पे रक्त वाहिनियों से पूरे के पूरे शरीर में फैलेगा, उसी का क्या है आपका ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, वायु यानी ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को कूपिका में भरते हैं, यानी कि कहाँ पे, एल्वियोलाई में। इस तरीके से जो एल्वियोलाई था उसमें भराएगा, ठीक है। वहां से कहाँ जाएगी, रक्तवाहिकाओं में जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन तैरता हुआ कहाँ चला जाएगा, O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। ये जो O2 आरबीसी में गया है उसमें क्या है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्लस O2 मिलके क्या बना लेगा, HbO2, ठीक है, क्या बना लेगा, HbO2। यही HbO2 कहाँ जाएगी, धमनी द्वारा ऊतकों में पहुंचती है, कहाँ पहुंचेगी, ऊतकों में पहुंचती है। अब मालूम है ना हमको, तो ऊतक को ही चाहिए ना, यानी सेल्स को चाहिए, हर एक कोशिका को वो ऑक्सीजन चाहिए। तो HbA2 यानी कि रक्त में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिलके HbO2 बना लेगा और वो आपके ऊतकों में सारे पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। ऊतकों में पहुंचाने के बाद क्या होगा, आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे C6H12O6 है, वो ऑक्सीजन का वेट कर रहा था, ऑक्सीजन का वेट हुआ तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ, ATP मिला और हमको क्या मिला, CO2 मिला, क्या मिला, CO2। तो CO2 जो निकला है गैस वो हानिकारक गैस है, CO2 हमारे शरीर में बिल्कुल भी आपका काम का नहीं है, वो हानिकारक है, अगर हमारे शरीर में रहा तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो वो देखो CO2 का ऊतकों में क्या हो रहा है, उत्पादन, CO2 का ऊतकों में क्या हो रहा है, उत्पादन। देखो यहाँ पे हुआ ना CO2 का उत्पादन, अब वो CO2 क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या हुआ, O2 ऊतक तक पहुंच गया था, अब क्या है, जो CO2 ऊतकों में बना है, ठीक है, उसका कैसे होगा, CO2 रक्त वाहिकाओं में जाएगा। देखो ये जो सेल्स है इसमें CO2 है, बगल में क्या है, हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, यहाँ से कहाँ जाएगी, CO2 रक्त वाहिकाओं में जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी, CO2 का रक्त में विसरण, क्या होगा, रक्त में विसरण, ये विसरण ही तो दिखाया ना, CO2 का रक्त में क्या हुआ, विसरण हुआ, और विसरण होने के बाद क्या होगा, रक्त वाहिकाओं द्वारा कूपिका, रक्त वाहिकाओं द्वारा क्या होगा, कूपिका तक पहुंचाया जाएगा, यानी वापस से इस, यहाँ पे देखो CO2 आ गया, यहाँ पे CO2 आ गया, तो CO2 क्या होगा, इधर चला जाएगा, CO2 का कूपिका कोष में विसरण, अब किसमें विसरण होगा, कूपिका कोष में,
यानी ये जो ब्लड में जो CO2 है वो कहाँ जाएगा, हमारा कूपिका कोष में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, CO2 का मोचन यानी कि नासा द्वारा क्या होगा, विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जो एल्वियोलाई में आ गया है यानी कूपिका कोष में आ गया है तो क्या होगा, वहां पे जो भी CO2 यहाँ पे भरा है यानी लंग्स में, वो क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट में यानी समृद्ध अमाउंट में क्या है हमारे पास, आपकी O2 भर रही है। O2 भरने के बाद कहाँ पे जाएगी, आपकी रक्त वाहिकाओं में जाएगी। जो कूपिका कोष है वहां से एक्सचेंज होके कहाँ जाएगी, हमारे यानी रक्त वाहिकाओं में जाएगी। रक्त वाहिकाओं से होते हुए वो रक्त वाहिकाओं में क्या है, यानी आरबीसी है। आरबीसी में किससे बाइंड करेगा, O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और वो HbO2 बनाएगा। और वैसे ही फॉर्म में फिर कहाँ जाएगा, सारे उत्तकों में यानी कोशिकाओं में तक पहुंचाई जाएगी। अब कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंच गया तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण होगा, जो हम लोग श्वसन में सबसे स्टार्ट में ही पढ़े। मेनली श्वसन वही है, ठीक है। बाकी तो आपका गैसेस का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो समझाया जाता है, ठीक है। तो CO2 अब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण होगा O2 का, तो CO2 बनेगा यानी ग्लूकोज का यूज हो गया। CO2 और ATP के तो हम यूज कर लेंगे क्योंकि उसी के लिए हम लोग ये इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ और क्या हो जाएगा, अब जो हमारे पास पहुंचा है, ठीक है, जो O2 पहुंचा है सेल के पास, उससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और CO2 बनेगा। CO2 अब कहाँ पे उत्पादन हो गया है, उत्तकों में। तो उत्तकों में CO2 का अमाउंट बढ़ गया है। अब वो वहां से क्या होगा, दूसरे जगहों पे यानी कि क्या होगा, सारे इकट्ठा होते हुए रक्त वाहिकाओं में जाएगी। वापस से रक्त वाहिकाओं में आने के बाद CO2 रक्त में विसरण करेगा। विसरण के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, कूपिका में पहुंचेगा यानी कूपिका कोष में एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा। और वहां से वापस से विसरण के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज होगा यानी वो CO2 कहाँ पहुंच जाएगा, कूपिका कोष में। और कूपिका कोष में मौजूद जो O2 है वो आपके ब्लड यानी कि वापस से रक्त वाहिकाओं में आ जाएंगे। अब ये CO2 क्या होगा, सारे जो लंग्स में भरा है गैस, उसको अब वो बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो बाहर में CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो कितना बढ़िया प्रक्रिया है आपकी। O2 को लो, CO2 को इस तरीके से हम लोग छोड़ते हैं। ये पूरा का पूरा एक साइकिल अच्छे तरीके से चलता है। ये समझ में आ गया। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने वही दिखाया कि आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। लंग्स में देखो ये एल्वियोलाई यानी कि कूपिका, ये क्या है, कूपिका, ठीक है। कूपिका में क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये आप अकेला एक दिखा सकते हो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे एयर हो गया। अब ये क्या है, देखो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, आउट। ये जो रक्त वाहिकाएं हैं वहां से क्या हो रहा है, आपका इधर आ रहा है, आउट हो रहा है। और O2 जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। और ये सब क्या है, कैपिलरी है यानी कि रक्त वाहिकाएं है। ये क्या हो गया, रक्त वाहिकाएं। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा श्वसन है वो सारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये कंप्लीट होता है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे इतना, आपका श्वसन में क्या क्या पढ़ा। श्वसन तो सबसे पहले ये पढ़ा कि क्या होता है, श्वसन के थ्रू जो खाए हुए खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या मिलते हैं, हमको एनर्जी मिलती है यानी जो ATP मिलती है। ये दो तरीके से होते हैं, वायवीय और अवायवीय। अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम ये करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो हमारा जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में टूटता है, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद वो अगर ऑक्सीजन अभी भी नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, या तो इथेनॉल में बदलेगा यानी ईस्ट में, या तो क्या किस में बदलेगा, लैक्टिक एसिड में, यानी वो हमारे पेशीय मसल्स में बदलेंगे, ठीक है, पेशीय मसल्स में होंगे ऐसा। और अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो वायवीय श्वसन की तरफ चला जाएगा। और ये कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कितनी ATP मिलती है हमको, 38 ATP या 36 ATP की एनर्जी मिलती है। तो दोनों वायवीय और अवायवीय श्वसन में हम लोग अंतर भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। पौधों में श्वसन के लिए यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, वातरंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं यानी स्टोमाटा होते हैं, और क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। अब गैसेस जो एक्सचेंज हुई है उसके बाद क्या होता है आपका ठीक है,
गैसेस एक्सचेंज होने के बाद आपको वो पूरे के पूरे हर एक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है आपके प्लांट में। इसलिए क्या होता है, प्लांट का जो श्वसन है वो जंतुओं के श्वसन से बिल्कुल ही भिन्न होता है, और उसकी जो गति होती है वो भी बहुत धीमी होती है, ठीक है। इस प्रकार से ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके पौधों में श्वसन होता है। उसके बाद क्या होता है, जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से देखा हम लोग में। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, आपके नासा दौर के थ्रू वायु जाता है फेफड़ा में, यानी कि ट्रैकिया से होते हुए हमारे दोनों वासिकाएं में, श्वसनिकाएं में, ठीक है, वहां से कूपिका कोष पे जाएगी, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा और वो पूरे के पूरे टिश्यू में पहुंच जाएगी, ठीक है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये जो टिश्यू यानी ऊतकों तक जो पहुंचा है हमारा CO2 यानी सॉरी O2, वो वहां पे ऑक्सीकरण होगा उसका, यानी जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होगा और CO2 का निर्माण होगा, और CO2 वापस से फिर कहाँ चला जाएगा, हमारी कूपिका कोष में पहुंच जाएगा, और वो फिर बाहर उसको मोचन कर दिया जाता है, यानी उच्छ्वासन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा श्वसन एक बार में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आप शॉर्ट सीरीज समझ सकते हैं, पूरा खत्म हो गया है आपका, ठीक है, शॉर्ट रेंज में, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो बाकी हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इसमें हम लोग श्वसन के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो करेंगे, लघु प्रश्न करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दी गई है वो सब हम लोग नेक्स्ट इसका लेक्चर देखेंगे। बाकी सब वीडियो के साथ बने रहिएगा, आप लोग बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ओपन प्रेस करने से क्या होगा, आप जितने भी नए वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन उसको आपको मिल जाएगी, और लगातार हम लोग एक क्रम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रम से पढ़ना ना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि क्या होता है, आप कोई चीज सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बहुत ही दिक्कत आ जाता है, और आपको पता है कि आपको 2025 में एग्जाम देना है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और कंटिन्यूअस इसको देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको आए, किसी भी तरीके का कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा, आपके जो भी दोस्त है उन लोगों के बीच में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।